दोस्तों टुडे वी शैल मोर स्टडी अबाउट मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अंग्रेजी शिक्षण के कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियों को आधार मानते हुए अपन शिक्षण कार्य करवाते आ रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद अपन देख रहे हैं आप कौन सा मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत, सॉरी विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ हैं। मेथड जो है, मेथड पहले पुराने टाइम पे चला करते थे जिसको नाम देते हैं अपन ओल्ड मेथड्स का, और जो लेटेस्ट में मेथड चल रही है जिसको अपन नाम देते हैं, क्या देते हैं, न्यू मेथड्स। मेथड्स को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो ओल्ड मेथड्स और एक दूसरा क्या बोलोगे, न्यू मेथड्स। ठीक है, दो तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें कि व्हाट इज द मीन ऑफ मेथड। मेथड का मतलब क्या होता है, क्या अर्थ होता है। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में अपन देखें तो दोस्तों मेथड जो शब्द है, मेथड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मेथडस से हुई है। मेथडस, और ये मेथड जो शब्द है वो अक्सर काम में आता था, शुरू हुआ था, काम में आता था, वो आता था 1375 से 1425 तक का जो दौर था, उस दौरान जो है ये शब्द अक्सर काफ़ी काम में आने वाला शब्द था, इसका स्वरूप देखने को मिला था। मेथडस जो है, मेथडस का मतलब होता है द वे, रास्ता, मार्ग, तरीका, ढंग जो होता है। तो वैसे अपन जाने कि मेथड एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज मेथड। तो मेथड को हम क्या बोल सकते हैं कि मेथड के बारे में आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज द साइंटिफिक, इट इज द साइंटिफिक definite and logical way of teaching, logical way of teaching, ये बिंदु आ गया। मतलब एक वैज्ञानिक या फिर निश्चित जो होता है या फिर क्रमबद्ध जो तरीका होता है पढ़ाने का, टीचिंग, और क्या वे टू टीच ए फॉरेन लैंग्वेज, ऐसा भी कह सकते हो आप, वे टू टीच ए फॉरेन लैंग्वेज, वे टू टीच ए फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। एक विदेशी भाषा जो होती है उसका जो तरीका होता है एक साइंटिफिक, मतलब वैज्ञानिक तरीका जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेट एक निश्चित जो होता है, ठीक है, लॉजिकल बोल सकते हैं, क्रमबद्ध तरीका बोल सकते हैं, या फिर साथ में इसको अपन सिस्टमेटिक भी बोल सकते हैं। लॉजिकल की जगह आप कौन सा वर्ड काम में ले सकते हो, सिस्टमेटिक भी बोल सकते हैं, सिस्टमेटिक, डेफिनेट एंड सिस्टमेटिक वे टू टीच ए फॉरेन लैंग्वेज। मतलब एक विदेशी भाषा जो है उसको पढ़ाने का जो वैज्ञानिक जो तरीका है, डेफिनेट जो तरीका है, या फिर साइंटिफिक या सिस्टमेटिक जो तरीका है, ठीक है, पढ़ाने का, वो क्या होता है, मेथड होता है। उसको हम क्या बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। ठीक है जी। अगर अपन जाने कि दोस्तों मेथड का मीनिंग क्या होता है, अगर अपन देखें कि मेथड किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो जैसा कि प्रिंसिपल में देखा था आपने, एक तो सिलेक्शन पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था, ग्रेडेशन पढ़ा था। तो मेथड अक्सर चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। वो चार चीज़ें कौन कौन सी आती हैं जरा देखना। क्या, एक तो आता है सबसे पहले सिलेक्शन, विषय वस्तु का चुनाव करना। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या आता है, ग्रेडेशन। ठीक है, मतलब उसको सिंप्लीफाई करना, ग्रेडेशन का मतलब उसको सिंप्लीफाई करना। उसके बाद में फिर क्या आता है, प्रेजेंटेशन। क्या आएगा, प्रेजेंटेशन, मतलब उसका प्रस्तुतिकरण करना। और एक आता है रेपिटेशन। क्या आता है, रेपिटेशन आता है। ठीक है, ये आ गया। ये चारों जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या होता है, मेथड होता है। इन चारों चीज़ों से मिलकर अक्सर क्या बनी हुई होती हैं, मेथड बनी हुई होती हैं। तो क्या कहोगे आप, सिलेक्शन प्लस ग्रेडेशन प्लस प्रेजेंटेशन प्लस रेपिटेशन इज इक्वल टू मेथड। ये क्या है, इसका मीनिंग आ गया जनाब, ये इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग, मेथड का मीनिंग क्या है,
अर्थ क्या आता है इसका, तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सिलेक्शन प्लस ग्रेडेशन, ठीक है, प्लस प्रेजेंटेशन प्लस रेपिटेशन इज इक्वल टू मेथड। ठीक है, इस तरीके से मेथड आ गई। इन चारों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होगा, मेथड होगा। ओके दोस्तों, तो मेथड शब्द की ओरिजिन अपन देखें तो ग्रीक भाषा का शब्द आता है मेथडस, और मेथडस का मतलब होता है वे, मैनर, तरीका अथवा ढंग, मार्ग जो है वो क्या होता है, मेथडस होता है। जिस शब्द का प्रयोग अपन देखें तो हुआ था 1375 से लेकर 1425 तक का जो दौर था, उसमें ये शब्द जो है इसका स्वरूप देखने को मिला था। कौन सा, मेथडस जो शब्द है, मेथड्स जो शब्द है उसका देखने को मिला था। ठीक है जी, उसके बारे में अपन देखें कि मेथड होता क्या है। मेथड क्या है, इट इज, क्या बोल सकते हैं, द साइंटिफिक डेफिनेट एंड सिस्टमेटिक वे टू टीच ए फॉरेन लैंग्वेज। विदेशी भाषा जो है उसको पढ़ाने का वैज्ञानिक है या फिर निश्चित है या फिर व्यवस्थित क्रम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। क्या कहोगे, मेथड कहोगे। ठीक है दोस्तों, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि मेथड इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस, यानी इट इज ए वे ऑफ टीचिंग, ये पढ़ाने का तरीका होता है, दैट इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस, जो कुछ अवधारणाओं पर आधारित होती है, सो दैट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव। ठीक है, जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अक्सर प्रभावी हो सके। ठीक है, कुछ अवधारणाओं पर आधारित जो तरीका होता है, ठीक है, जिससे क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया है, जो हमारी क्या हो सके, सुगम हो सके, प्रभावशाली हो सके, वही क्या होता है, मेथड होता है। ठीक है, तो चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। सिलेक्शन का मतलब विषय वस्तु का चुनाव करना। ठीक है, कि क्या और क्या कुछ, क्या कब कैसे क्या कुछ पढ़ाना है, वो तो क्या हो गया, सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद में ग्रेडेशन। ठीक है, बस किस क्रम में आप पढ़ाओगे, किस सीक्वेंस में, किस क्रम में किसी चीज़ को पढ़ाओगे, वो तो क्या होता है, ग्रेडेशन होता है। ठीक है, किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करोगे, कैसे उस विषय वस्तु को आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, वो क्या हो गया, प्रेजेंटेशन। और बार बार किन चीज़ों को रिपीट करना है, पुनरावृत्ति किन चीज़ों की करनी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेपिटेशन बोलते हैं। तो ये चार चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, सिलेक्शन प्लस ग्रेडेशन प्लस प्रेजेंटेशन प्लस रेपिटेशन। इन चारों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, मेथड होता है। सिलेक्शन प्लस ग्रेडेशन प्लस प्रेजेंटेशन प्लस रेपिटेशन इज इक्वल टू मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। ओके दोस्तों जी, कॉपी कीजिए, आप इसे कॉपी कीजिए। उसके बाद में फिर देखते हैं मेथड को समझने की दृष्टि से हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। वो दो भाग कौन कौन से हैं वो जरा देखना। कॉपी किया, ठीक है, इसका मीनिंग लिखना नीचे, सिलेक्शन प्लस ग्रेडेशन प्लस प्रेजेंटेशन प्लस रेपिटेशन, ये चारों चीज़ें आती हैं। सिलेक्शन में मैंने बताया था रेंज, कवरेज, फ्रीक्वेंसी, लर्न एबिलिटी, टीच एबिलिटी और अवेलेबिलिटी, ये तो क्या था अपना सिलेक्शन में आता है। ग्रेडेशन में मैंने 5 सिद्धांत बताए थे, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फेमिलियरिटी, प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग और प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग, जिसमें ग्रुपिंग के अपने 4 ग्रुप बनाए थे, फोनेटिक ग्रुपिंग, सिमेंटिक ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग और एक हमारा ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। और वैसे अपने सीक्वेंस भी देखें तो 4 सीक्वेंस बनाई थी, फोनेटिक सीक्वेंस, ठीक है, सिमेंटिक सीक्वेंस, लेक्सिकल सीक्वेंस और एक आ गया अपना ग्रामेटिकल सीक्वेंस। जी ओके, कॉपी किया, आगे बढ़ते हैं अपन। तो दोस्तों आगे अपन चलें, मेथड को अपन समझने की दृष्टि से अपन इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड करते हैं मेथड्स को। ठीक है, एक भाग होता है जिसको अपन नाम देते हैं ओल्ड मेथड्स, ओल्ड मेथड्स, और दूसरा जो भाग है जिसको नाम दिया अपन ने न्यू मेथड्स। एक तो क्या गया, ओल्ड मेथड्स मतलब पुरानी विधियां, और एक है न्यू मेथड्स मतलब नई विधियां। ठीक है, 2 तरीके से, इस तरीके से इसको क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, 2 तरीके से इसको देखा है, किसको, मेथड को, ओल्ड मेथड्स और एक आता है न्यू मेथड्स। तो दोस्तों ओल्ड मेथड्स में अपन जाने कि ओल्ड मेथड्स जो हैं, तो देखो मुख्य रूप से शिक्षण विधि के तौर पे अपन देखें तो 5 शिक्षण विधि हैं, 5 हैं, बाकी छोटी छोटी और चलती रहती हैं, कोई अल्फ़ाबेटिक मेथड, कोई वर्ड मेथड, ठीक है, अलग अलग है, कोई सेंटेंस मेथड, अलग अलग पार्ट होते हैं, वो दूसरा होता है। ठीक है, जबकि मोटे तौर पे अपन देखें तो मेथड 5 होती हैं अपनी। ठीक है, जिसको 2 चरणों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक चरण होता है उसमें अपन बोल सकते हैं ओल्ड मेथड्स, और दूसरा जो चरण होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यू मेथड्स। दोस्तों
तो ओल्ड मेथड्स के अंतर्गत दो मेथड आती हैं अपनी, वो दो मेथड कौन कौन सी हैं जो ओल्ड मेथड का भाग होता है। एक तो आता है हमारे पास ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये बिंदु आ गया, ठीक है। दूसरी जो मेथड आती है जिसको अपन नाम देते हैं डायरेक्ट मेथड, क्या बोलोगे, डायरेक्ट मेथड। ये मुख्य रूप से दो मेथड हैं जो क्या हैं, ओल्ड मेथड हैं। अब आगे अपन जिक्र करते हैं न्यू मेथड्स में। तो न्यू मेथड्स में आती है एक तो हमारे पास डॉक्टर वेस्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट मेथड नाम है वो डॉक्टर माइकल वेस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है जी। दूसरी जो मेथड आती है अपनी, सेकंड जो मेथड आती है जिसको अपन बोलें बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड कह सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो मेथड आती है जिसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कौन सी आती है अपनी, तीसरी मेथड आती है। पहली कौन सी है, डॉक्टर वेस्ट मेथड, दूसरी है बाइलिंगुअल मेथड और तीसरी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तीन मेथड होती हैं, ठीक है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, दूसरी डायरेक्ट मेथड, ये दो मेथड है, ये तो क्या है, ओल्ड मेथड है। और तीन मेथड है जो क्या है, न्यू मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, दूसरी है बाइलिंगुअल मेथड और तीसरी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तीन मेथड जो अक्सर क्या हैं, न्यू मेथड्स के नाम से प्रसिद्ध होती हैं, ठीक है दोस्तों जी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, पहले इसको कॉपी कीजिए, मेथड्स को समझने की दृष्टि से दो भागों में डिवाइड किया। एक भाग है जिसको नाम दिया ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड जो ओल्ड मेथड्स हैं, और दूसरी न्यू मेथड्स में, न्यू मेथड्स में आता है डॉक्टर वेस्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाइलिंगुअल मेथड और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये दोनों मेथड हैं तो क्या है, ओल्ड मेथड्स हैं। और डॉक्टर वेस्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दोनों जो मेथड हैं जिनको हम बोलते हैं न्यू मेथड्स। तो दोस्तों सबसे पहले अपने ओल्ड मेथड्स जानेंगे, और ओल्ड मेथड्स है उसमें सबसे पहली जो मेथड अपनी वो कौन सी है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। तो मेथड में आज अपना पहली जो मेथड पढ़ेंगे अपन वो कौन सी पढ़ेंगे, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ओके गाइज जी, तो टॉपिक का नाम मेंशन करेंगे अपन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये टॉपिक का नाम आ गया। अब पहले इन चीज़ों को समझना है, बाकी चीज़ें तो अपनी होती रहेंगी, कोई बात नहीं है, लिखने वाला काम है वो तो होता रहेगा। अंग्रेजी देखें, इंग्लिश अपन देखें तो उसकी सबसे पुरानी जो मेथड है जिसको अपन बोलते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। मौखिक रूप से ओरली इसको समझा देता हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद फिर इसको मेंशन करेंगे, कॉपी करेंगे। इसके प्रिंसिपल्स देखने हैं, इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है, कौन से ईस्वी में अक्सर ये ज़्यादा चर्चित होती है, लोकप्रिय मानी जाती है, ठीक है, क्या उसके गुण हैं, क्या अवगुण हैं, ठीक है, इसके मुख्य प्रतिपादक कौन कौन से हैं, इन सभी विषय जो हैं, सभी जो बिंदु हैं, इसके बारे में अपन को डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो ये तो पीछे तो अपने पूर्व में इसका मेथड का एक बेसिक करवाया है कि इसको अपन लॉजिकल, डेफिनेट और सिस्टमेटिक वे जो है विदेशी भाषा को पढ़ने का, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, जिसका मीनिंग अपन जाने तो ये चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, सिलेक्शन, दूसरा ग्रेडेशन, तीसरा प्रेजेंटेशन और चौथा रेपिटेशन। इन चारों चीज़ों से मिलकर अक्सर क्या बनी हुई होती है, मेथड बनी हुई होती है। तो दोस्तों ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, देखो वैसे अलग अलग दो मेथड हैं। एक तो है ग्रामर मेथड,
एक तो ग्रामर मेथड और दूसरी क्या है, ट्रांसलेशन मेथड। तो आप इसको ट्रांसलेशन कम ग्रामर बोल दो, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर बोल दें तो भी कोई बुरी बात नहीं है, या फिर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड बोल दिया तो भी बुरी बात नहीं है, दोनों का सेंस क्या है, सेम है। ये नहीं कि अपन कहते हैं कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर अगर आ गया तो आप सोचो कि सर ये तो कोई अलग मेथड आ गई होगी, नहीं, ठीक है। ट्रांसलेशन और ग्रामर ये दोनों अलग अलग मेथड हैं, एक तो है ट्रांसलेशन मेथड और एक है ग्रामर मेथड। दोनों को दो समान चीज़ें होती हैं, उनको अक्सर जोड़ने के लिए अपने एक वर्ड काम में लेते हैं कम। कम जो शब्द होता है, जैसे स्टार्टिंग में अपन देखें आर्टेट जो ही रीट बना था, आर्टेट क्या बना था, रीट अगर बना था तो इस रीट की फुल फॉर्म थी वो क्या थी पता आपको, मतलब वो एक चुनावी फंडा था, राजनीतिक फंडा था। रियल में अपन भर्ती प्रक्रिया अगर अपन जाने और शिक्षा नीति या एनसीटी के नियमों की अगर अपन पालना करें, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स जो है, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद जो है, उसके नियमों की अगर अपन पालना करें तो सही भर्ती प्रक्रिया यही होती है कि पहले आरटेट का एग्जाम हो जिसमें 60% स्कोरिंग चाहिए, किसी प्रकार कोई आरक्षण नहीं है। उसके बाद में फिर मेंस का एग्जाम हो, ठीक है, और मेंस में फिर आरक्षण मिल सकता है। तो आरटेट जो है वो कब हुई थी, सबसे पहले आरटेट हुई थी नवंबर 2011 में, शायद 25 नवंबर था, 25 नवंबर 2011। और पात्रता परीक्षा का आयोजन जो था, ठीक है, शिक्षक भर्ती से संदर्भ में हो या फिर बैंकिंग के संदर्भ में हो, जो लागू हुआ था 2011 में लागू हुआ था, ठीक है। आईबीपीएस जो है ना, आईबीपीएस जो है बैंक से संबंधित एक पात्रता परीक्षा जो है, जिसमें 19 राष्ट्रीयकृत बैंक जो हैं उनके लिए पात्रता परीक्षा रखी गई है, उसका आयोजन भी 2011 में हुआ था। और अध्यापक से रिलेटेड अपन देखें पात्रता परीक्षा, उसका आयोजन भी कब हुआ था, 2011 में हुआ था। एक हरियाणा, इससे पहले हरियाणा एक मात्र ऐसा राज्य था जहां 2007 से पात्रता परीक्षा लागू हो गई थी, ठीक है। उनका स्टेट लेवल पे टेस्ट होता था, आजकल जो एचटेट जिसको बोलते हैं, पहले उनका नाम था STET, स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये पेपर हुआ करता था पहले, ठीक है। पात्रता परीक्षा वाला 2007 में लागू हो गया था, ठीक है। आजकल क्या कर दिया, 2011 से STET का नाम चेंज करके वो नाम देने लग गए HTET, इस तरीके से। अब 2011 में पात्रता परीक्षा का जो आयोजन हुआ उसमें आरटेट हुआ था, आरटेट, जिसमें हर वर्ग को अलग अलग क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया। मेंस का एग्जाम हुआ, मेंस का एग्जाम होता तो फिर क्या करता है कि मेंस को एग्जाम कराने की एजेंसी आरपीएससी को छोड़कर जिला परिषद को देती, काफ़ी विवादों में रही थी 2012 वाली भर्ती जो है, ठीक है। 2012 आरटेट हुआ था, उसके बाद में मेंस का एग्जाम जो था वो जिला परिषद ने करवाया था, ठीक है, न कि आरपीएससी ने करवाया था। क्षेत्रवाद का नारा लगा था, काफ़ी समस्या हो गई थी, ठीक है, और फिर भी भर्ती बिल्कुल सफल रही, ठीक है, कोई किसी प्रकार का हिंसात्मक माहौल नहीं क्रिएट हुआ जी। अब उसके बाद में फिर क्या है, ये भर्ती विवादों में चली हुई थी कि आरटेट है, आरटेट को ख़त्म करो, ख़त्म करो, ख़त्म करो, इस प्रकार से कंटिन्यू विवाद बना हुआ था। और इसी का फ़ायदा जो है वो किसने, बीजेपी सरकार या फिर वसुंधरा ने उठाया था, ठीक है। कहा था कि मैं आरटेट को ख़त्म कर दूंगी। तो दोस्तों आरटेट को ख़त्म करने का अथॉरिटी किसी सरकार के पास नहीं है, क्योंकि ये एनसीटी का उपक्रम है और भारत में रहकर अपन एनसीटी जो है उसके उपक्रम जो है, उसके नियम है, उसके अवहेलना अपन नहीं करते। तो फिर बाद में एक बीच का रास्ता देखा कि आरटेट ही बना रहे, ठीक है, और किसी प्रकार का विवाद भी ना हो और ये बना रहे और लोग हैं वो संतुष्ट भी हो जाएं। तो फिर बीच का रास्ता निकाला REET, इस तरीके से, जहाँ पे R का मतलब है रिक्रूटमेंट, जो मेंस का जो पेपर होता था अपना, ठीक है, जो भर्ती का मेंस का पेपर था वो आ गया अपना रिक्रूटमेंट, ठीक है। उसके बाद में कम, E का मतलब है एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी, ठीक है, एग्जाम फॉर टीचर्स, एग्जाम फॉर टीचर्स। और बीच का रास्ता जो है वो क्या निकाला कि मेंस वाला जो पार्ट है उसके लिए परसेंटेज सिस्टम लागू कर दिया, 30% वेटेज दे देते हैं उसको, जो भर्ती का काम आ गया। और साथ में एलिजिबिलिटी एग्जाम, पता ही है, टेट वगैरह, वो इसमें इंक्लूड हो गया। और वही कुछ दिनों पहले कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि पात्रता परीक्षा, उसको आप पात्रता परीक्षा रहने दें, ठीक है, आप उसको भर्ती का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, भर्ती होता है, तो आप उसको भर्ती का नाम नहीं दे सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि अब जो है इसमें रिक्रूटमेंट कम वर्ड है वो हटा दिया, अब क्या है, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स, इस तरीके से इसकी रीट की फुल फॉर्म बन गई, ठीक है। तो जैसे
एलिजिबिलिटी एग्जाम है, एक तो ये आ गया, और एक रिक्रूटमेंट है। दो बराबर स्थिति हैं, तो इनको जोड़ने के लिए कौन सा वर्ड काम में लिया? कम काम में लिया। तो वैसे ही एक वर्ड हमारे पास ग्रामर और एक आ गया हमारे पास ट्रांसलेशन, दो बराबर सिचुएशन वाले शब्द हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए अपने एक वर्ड काम में ले लिया, कौन सा? कम काम में ले लिया। तो दोस्तों ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, इसी को हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड लिख दें तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसमें। अब देखो इसके बारे में, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है, इसके बारे में खूब अच्छी तरह से एनालिसिस करना हर एक स्टूडेंट को। हालांकि आप अपना पाठ्यक्रम देखोगे रीट में, तो ये मेथड में ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, इस प्रकार की मेथड है वो मेंशन की हुई नहीं है। इसके बावजूद भी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अपने को पता है कि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, और फिर भी अपन इसको इग्नोर करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है, हमें जरूर पढ़ना चाहिए जी। जैसा कि इसमें दे रखा है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन में एक तो क्या है? ग्रामर पढ़ाई जाती है। भाई नाम से विदित हो रहा है कि ग्रामर मेथड है, तो उसमें ग्रामर तो श्योरली पढ़ानी है। और दूसरी बात है क्या है कि इसमें जोर दिया जाता है, किसके ऊपर दिया जाता है? ट्रांसलेशन के ऊपर जोर दिया जाता है। और ट्रांसलेशन किस में करोगे? इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करेंगे तो किस में करेंगे? अपनी मदर टंग में करेंगे, अपनी मातृभाषा में क्या किया जाता है? ट्रांसलेट किया जाता है। ग्रामर के नियम पढ़ाए जाते हैं, ग्रामर के नियम पढ़ाए जाते हैं, और नियम से उदाहरण की ओर अगर कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डेवलप होती है तो उसको अपन बोलते हैं कि वो डिडक्टिव अप्रोच उसमें लागू हो रही है, निगमन विधि। ठीक है ना, एक तो आता है ना इंडक्टिव आगमन होता है, और एक होता है डिडक्टिव निगमन होता है। ठीक है, तो आगमन विधि जो होता है, आगमन विधि होता है, उसमें पहले क्या आता है? एग्जाम्पल आता है, उसके बाद फिर क्या आएगा? नियम आएगा। और रूल्स टू एग्जाम्पल अपन चलते हैं तो अननोन टू नोन, अननोन टू नोन, क्योंकि नियम होता है वो अज्ञात होता है, और उदाहरण क्या होता है? ज्ञात होता है। तो दोस्तों ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है, नाम से पता चल रहा है, उसमें एक तो क्या है? ग्रामर पढ़ाई जाती है, और दूसरी बात क्या किया जाता है? इसमें ट्रांसलेशन की जाती है। तो पहले तो अपन ये देखें कि अक्सर ये मेथड जो है वो किस प्रकार से आती है। ठीक है, कौन से सिद्धांतों पर, कौन से दार्शनिकों के आधार पर अक्सर ये काम करती है। तो देखते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है, इसका स्वरूप अगर भारत में अपन देखें, भारत में अगर देखें तो भारत में इसका स्वरूप जो था वो 16th सेंचुरी में देखने को मिला था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंग्रेजी का स्वरूप ही भारत में देखने को मिला। वो कब मिला था? 16th सेंचुरी में देखने को मिला, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 16वीं शताब्दी में, जहां अंग्रेजों का उद्देश्य है वो क्या है? व्यापार करना होता है। लेकिन वो सिर्फ उद्देश्य व्यापार करना नहीं होता, अंदरूनी उद्देश्य उनका क्या होता है कि व्यापार के माध्यम से देश पर राज करना, अपने गुलाम रखना। अंग्रेज जहाँ जहाँ भी जाते हैं, विश्व के बहुत से राष्ट्र हैं जो अक्सर अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं, अंग्रेजों के अधीनस्थ रह चुके हैं, वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो उन्होंने उनकी शिक्षा नीति के तहत अपन देखें तो पाठ्यक्रम में अंग्रेजी को जरूर लागू किया, क्योंकि उनके कन्वर्सेशन का, कम्युनिकेशन का जरिया था वो क्या था? इंग्लिश था। और इसी वजह से आज विश्व के अधिकतर राष्ट्र जो हैं उनमें देखें तो सर्वाधिक सेकंड लैंग्वेज के अगर जानकार राष्ट्र जो हैं वो कौन सी लैंग्वेज के हैं? इंग्लिश के ही हैं। और इसी वजह से अंग्रेजी को क्या मिला है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। ठीक है जी। उसके बाद में ये ज़्यादातर पॉपुलर जो होती है, देखिए कि सर्वाधिक इसकी पॉपुलरिटी होती है, वो होती है कब होती है? 19th सेंचुरी में होती है, 19वीं शताब्दी में होती है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो उसका स्वरूप देखने को मिलता है वो 16वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, लेकिन इसकी लोकप्रियता अपन देखें तो लोकप्रियता होती है वो 19th सेंचुरी में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों जी। अब अपन जाने कि ये भारत में मेथड किन के साथ आई थी, तो दिस मेथड केम इन इंडिया विद ब्रिटिशर्स। भारत में अक्सर ये मेथड आई थी वो किन के साथ आई थी? अंग्रेजों के साथ आई थी। कारण हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, और अंग्रेजों की मातृभाषा कौन सी है? इंग्लिश है। तो इसका मतलब उस मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी जो इंग्लिश को अक्सर किस में ट्रांसलेट कर दे? हिंदी में। हिंदी को किस में ट्रांसलेट कर दे? इंग्लिश में कर दे। और इस नीति में या इस गतिविधि में जो अपन देखें कि ज़्यादा जो चर्चित जो मेथड है वो या कारगर साबित होने वाली जो मेथड है वो कौन सी? अपनी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। कौन सी मेथड हो गई? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हो गई, जो ज़्यादा कारगर साबित होती है। ठीक है जी। अब अपन देखें इसके अदर नेम्स, अपन जाने कि इस मेथड जो है
उसके अन्य जो नाम है, किन नामों से इसको मेथड को अपन जानते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अदर नेम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, अननेचुरल मेथड कह सकते हैं। पहली बात, इसके अदर नेम्स का अपन जिक्र करें तो क्या बोलोगे, अदर नेम्स के रूप में अपन जाने, बाद में उतार लेना, पहले इन चीज़ों को समझना है। अदर नेम्स के रूप में अपन जाने तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलोगे, एक तो अननेचुरल मेथड, अननेचुरल मेथड ये कह सकते हैं अपन। अननेचुरल मेथड ये क्यों है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है वो चारों जो लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, कौन से, LSRW, इन चारों जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनके ऊपर ये सेम वेटेज नहीं दे पाती। दो स्किल जो है उनको अक्सर क्या करती है, इग्नोर करती है। और किन को इग्नोर करती है, एक तो लिसनिंग और स्पीकिंग, ये दोनों जो स्किल हैं उनको इग्नोर करती है। ये जोर देती है किसके ऊपर देती है, रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर। रीडिंग एंड राइटिंग में अपन देखें तो रीडिंग एंड राइटिंग जो उसमें सर्वाधिक जोर किसके ऊपर देती है, रीडिंग के ऊपर देती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, वो नेचुरल नहीं हो सकती, तो क्या नाम दिया इसको, अननेचुरल मेथड। इसी को अपन कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड बोल सकते हैं, क्योंकि आज नहीं सदियों से पढ़ी जाने वाली मेथड है ये ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड बोल सकते हैं। इसी को अपन ओल्डेस्ट मेथड भी कह सकते हैं। ओल्ड मेथड्स का अपन जिक्र करें तो ओल्ड मेथड का अपन जिक्र करें तो ओल्ड मेथड जो है उसमें तो अपनी दो मेथड आती हैं, कौन कौन सी, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और दूसरी कौन सी आती है, डायरेक्ट मेथड। तो ये दो मेथड हैं, ये तो क्या होती हैं, ओल्ड मेथड। लेकिन इनमें भी अपन देखेंगे सबसे ज़्यादा जो पुरानी मेथड है वो कौन सी है, ओल्डेस्ट मेथड के रूप में कौन सी आगे अपनी, कौन सी है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड आ गई। इसी तरीके से अपन देखें तो इसी को अपन बोल सकते हैं क्लासिकल मेथड। क्या कह सकते हो आप, क्लासिकल मेथड भी कह सकते हैं। क्लासिकल मेथड कौन सी है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। और इसी को अपन बोल सकते हैं पर्शियन मेथड, पर्शियन मेथड, ये आ गए दोस्तों, ठीक है। ये सब क्या है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है जिसको अपन GT मेथड बोलते हैं शॉर्ट में, उसके अन्य नाम हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, अननेचुरल मेथड कह सकते हैं। इसी को अपन ट्रेडिशनल मेथड भी बोल सकते हैं। इसी को अपन ओल्डेस्ट मेथड्स भी बोल सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं। इसी को अपन क्लासिकल का मतलब वैसे शास्त्रीय होता है, लेकिन यहाँ क्लासिकल का मतलब क्या हो गया, पुरानी एक तरह से, ठीक है, परंपरागत तरीके से पढ़ी जाने वाली, ट्रेडिशन से मिलता जुलता पार्ट है। और एक है पर्शियन मेथड, इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्शियन मेथड बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा कि ये जो है ना अपना क्लासिकल मेथड वाला और एक अननेचुरल मेथड वाला, ये दोनों एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं कि विच मेथड इज आल्सो नोन बाय अननेचुरल मेथड। अननेचुरल मेथड के नाम से जानी जाने वाली मेथड कौन सी है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड या GT मेथड कहें अपन शॉर्ट में इसको, ठीक है जी। वैसे अपन देखें तो क्लासिकल मेथड के नाम से जानी जाने वाली मेथड कौन सी आ गई अपनी, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जिसको शॉर्ट में अपन GT मेथड कहें, ठीक है। तो प्रत्येक की रिगार्डिंग क्वेश्चन डिजाइन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कैसे प्रश्न पूछ ले कि विच मेथड इज आल्सो नोन बाय ओल्डेस्ट मेथड, GT मेथड, क्लासिकल मेथड, GT मेथड, पर्शियन मेथड, GT मेथड, अननेचुरल मेथड, GT मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, वो क्या आ गई, GT मेथड आ गई, ठीक है दोस्तों जी। ये क्या है, इसके सब अन्य नाम हैं, क्या हैं, अदर नेम्स आ गए। दूसरी बात अगर अपन आगे जिक्र करते हैं कि इसके मेन एक्सपोनेंट्स कौन कौन हैं, मेन एक्सपोनेंट्स जो हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है, ठीक है, इसके मुख्य प्रतिपादक जो हैं, उस मुख्य प्रतिपादक जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, जिनकी वजह से अक्सर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है वो ज़्यादा पॉपुलर हो पाती है। और इसकी पॉपुलरिटी कौन सी ईयर में होती है, इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी जो है उसमें ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है उसकी अधिक लोकप्रियता देखी जाती है। तो मुख्य मेन एक्सपोनेंट्स का अपन जिक्र करें तो मेन एक्सपोनेंट्स में अपन यहाँ पे 4 व्यक्तियों के नाम लिखेंगे दोस्तों, 4 व्यक्तियों के नाम। एक्सपोनेंट का मतलब होता है प्रतिपादक। मेन एक्सपोनेंट्स कौन कौन से रहे इसके, किसके, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के मेन एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो देखना। तो एक तो आता है इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम होता है जॉन सीडन स्टिकर, जॉन सीडन स्टिकर, एक तो ये व्यक्ति आ गया, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो होता है जिसको अपन बोलते हैं HS ओलेन
या जॉन मेडियनगर बोल सकते हैं, एच.एस. ओलेन कह सकते हैं। तीसरा व्यक्ति जो था जिसको नाम दिया जॉन मेडियनगर, और चौथा व्यक्ति जिसको नाम दिया जाता है कार्ल प्लोज। ये मुख्य रूप से 4 व्यक्ति हैं जो मुख्य एक्सपोनेंट्स हैं किसके, ग्रामर-कम ट्रांसलेशन मेथड के। कौन कौन से, जॉन सीडन स्टिकर, एक है एच.एस. ओलेन, एक है जॉन मेडियनगर और एक है कार्ल प्लोज। दीज पर्सन्स आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ ग्रामर-कम ट्रांसलेशन मेथड। अब मुझे पता है कि इन शब्दों को याद रखने में इंडियंस जो हैं उनके अक्सर प्रॉब्लम होगी, तो एक ट्रिक लागू करता हूँ बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है। हरियाणा के लोग होंगे तो हो सकता है वो भी ये राजस्थानी समझ जाएंगे थोड़ी बहुत जी। तो देखो, एक कहानी के माध्यम से बात समझा देता हूँ। जॉन नाम का व्यक्ति था और जॉन नाम का व्यक्ति है, उसके किसी ने सिड़ा हुआ स्टिकर चिपका दिया। जॉन का कहीं चिप दियो भाई, सीडेड स्टिकर। अब देखो, किसी के सड़ा हुआ जो स्टिकर अगर चिपकाएंगे तो फिर वो गुस्से तो होगा, है कि नहीं। तो गुस्से होगा, लेकिन वो कुछ नाकामयाब सा है, गुस्सा है, ठीक है, उसको दबा रहा है, ठीक है। और फिर जाता है, और जाता किसके है, एच.एस. ओलेन का मतलब यूँ मान लो कि हरि सिंह ओड़ा, क्या, हरि सिंह ओड़ा। तो फिर जॉन जो है वो जावे की कन जावे, हरि सिंह ओड़ा कन जावे। क्यों जावे, क्योंकि जॉन का के चेप दियो, सीडेड स्टिकर चेप दियो। हरि सिंह ओड़ा जो उसको जाके बोलता है, यार मेरे साथ तो ये होता है, मेरे तो किसी ने सड़ा हुआ स्टिकर चिपका दिया, मेरे तन तन में आग लग रही है, मैं मरूं और मारूं, बताओ क्या करें। फिर हरि सिंह ओड़ा जो है उसको कहता है कि देख, पुलिस में तो अपन नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन अपन ऐसा करते हैं, मीडिया वालों के पास चलते हैं, ठीक है, मीडिया वालों के पास चलते हैं। तो जॉन जो है और हरि सिंह एच.एस. ओलेन जो है, ये दोनों जाते हैं किसके पास, मीडियाड़ा के पास, मीडियांगर, ठीक है। और मीडिया वाले भी उसकी बात नहीं सुनते, तो फिर मीडिया जो है वो वहाँ पे क्या कर देते हैं, दोनों मिलकर आगजनी कर देते हैं। तो मीडिया में क्या है, मीडिया आपका जहाँ स्थान, तो वहाँ पे अंगार उछलते हैं, अंगार। और फिर जिस जगह पे अंगार उछले, आग लगी, वहाँ पे पलोट के हो गो, काड़ो हो गो, तो कई नाम देशो काड़ियो प्लाट। तो याद रखियो, कहीं याद रख होगा कि जॉन कहीं चेप्यो सीडेडो स्टिकर। फिर जॉन को दोस्त है, कई नाम है हरि सिंह ओड़ो, तो जॉन कहीं कंजाव है, हरि सिंह ओड़ा कंजाव है। तो हरि सिंह ओड़ा और जॉन दोनों मीडियाड़ा कंजाव है, आग लगा दी, मीडियाड़ा सुनाई कौन करी, तो फिर क्या उछड़ा, मीडिया में अंगारा उछड़ा, जिससे पलोट के गो काड़ो, तो नाम कहीं दियो काड़ियो प्लाट, ठीक है। इस तरीके से याद रह जाएगा ये, ठीक है। तो याद रखोगे ना, जॉन सीडन स्टिकर, एक क्या बोलोगे, एच.एस. ओलेन, जॉन मेडियनगर, और एक आता है कार्ल प्लोज। ये मुख्य मेन एक्सपोनेंट्स हैं किसके, ग्रामर-कम ट्रांसलेशन मेथड के हैं, ठीक है दोस्तों जी। तो अब इसमें लिखना शुरू कीजिए, लिखो ग्रामर-कम ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर-कम ट्रांसलेशन मेथड। ऊपर नाम लिख लिया जी। फिर नीचे लिखना इसके अदर नेम्स, अन्य नाम क्या क्या हैं, आप मेंशन करो इसके अदर नेम्स, अन्य नाम या अन्य किन किन नामों से इसको जाना जाता है। तो अदर नेम्स आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। वी कैन से इट अ नेचुरल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड और पर्शियन मेथड। इन नामों से अक्सर अपन जानते हैं किसको, ग्रामर-कम ट्रांसलेशन मेथड को जानते हैं। अननेचुरल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड और पर्शियन मेथड। दोस्तों आगे देखिए, नीचे लिखो आप लीडिंग एक्सपोनेंट्स या फिर मेन एक्सपोनेंट्स। लीडिंग एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं, या फिर क्या बोलोगे आप, मेन एक्सपोनेंट्स, मुख्य प्रतिपादक। और इसके मुख्य प्रतिपादक जो हैं उनमें अपन देखें तो कौन कौन है, जॉन सीडन स्टिकर, जॉन सीडन स्टिकर है। दूसरा है एच.एस. ओलेन, एच.एस. ओलेन। तीसरा है जॉन मेडियनगर और चौथा है कार्ल प्लोज। ये क्या हैं, इसके मुख्य प्रतिपादक आते हैं किसके, ग्रामर-कम ट्रांसलेशन मेथड के जी। अब देखो दोस्तों, इसका जनरल इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपको मैं। ग्रामर-कम ट्रांसलेशन मेथड जो है उसका जनरल इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, तो कॉपी कीजिए इसको। जॉन सीडन स्टिकर, एच.एस. ओलेन, जॉन मेडियनगर और कार्ल प्लोज जी। यहाँ तक कॉपी किया, सभी ने जान गए होंगे ना। अदर नेम्स हैं
और इसके मुख्य प्रतिपादक हैं। याद रहेगी ना, अदर नेम्स में अननेचुरल, ट्रेडिशनल, ओल्डेस्ट, क्लासिकल, पर्शियन मेथड, ये सब क्या हैं, अदर नेम्स आ गए। और अगर अपन देखेंगे इसके मेन एक्सपोनेंट्स कौन कौन है तो क्या बोलोगे, जॉन सीडन स्टिकर, एच.एस. ओलेन, जॉन मेडियनगर और कार्ल प्लोज, ये सब क्या हैं इसके मेन एक्सपोनेंट्स हैं दोस्तों। ओके जी, आगे अपन देखते हैं, इसी में इसका जनरल इंट्रोडक्शन करवाएं अपन कि जनरली ये मेथड जो है वो कहाँ से आती है और ये नेचुरल क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या है। ठीक है, नॉर्मली 2-4 बात हैं इसके बारे में बताता हूँ, सभी समझ के तैयार करना दोस्तों। आगे अपन को जानना है इसमें जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन, तो जनरल इंट्रोडक्शन अपन देखें तो दोस्तों ये द मेथड थी वो भारत में आई थी, वो किन के साथ आई थी, अंग्रेजों के साथ आई थी। इसी मेथड को अपन अदर नेम्स में आप ये भी लिख सकते हो, अनसाइकोलॉजिकल मेथड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनसाइकोलॉजिकल मेथड भी कह सकते हैं, बिकॉज इट हैज नो साइकोलॉजिकल बेस, इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है पढ़ाने का। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार कोई नहीं है पढ़ाने का, इसी वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, अनसाइकोलॉजिकल मेथड भी कह सकते हैं। तो अदर नेम्स में सारी बातें समझ में आएगी ना, अननेचुरल, ट्रेडिशनल, ओल्डेस्ट, अनसाइकोलॉजिकल, ठीक है, पर्शियन मेथड, ये सब क्या हैं, अदर नेम्स हैं किसके, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अदर नेम्स आ गए दोस्तों। ठीक है जी, अब अपन जाने जनरल इंट्रोडक्शन में, तो ये मेथड अक्सर भारत में आई थी, वो किन के साथ आई थी, अंग्रेजों के साथ आई थी। किन के साथ, अंग्रेजों के साथ। इट हैज़ नो साइकोलॉजिकल बेस, इसका कोई भी मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है या नहीं था। ठीक है, कोई इसका मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके 2 दार्शनिक आधार जरूर हैं, फिलोसफिकल बेसिस इसके 2 जरूर हैं। ठीक है, और 2 फिलोसफिकल बेसिस जो है वो कैसे हैं देखना, एक तो क्या है, पहली बात इसमें ग्रामर पढ़ाई जाती है। पहला जो इसका फिलोसफिकल बेसिस अपन देखें, यानी इट हैज़ नो साइकोलॉजिकल बेसिस बट इट हैज़ 2 फिलोसफिकल बेसिस, लेकिन इसके क्या हैं, 2 दार्शनिक आधार जरूर हैं। और दार्शनिक आधार 2 कौन कौन से हैं वो देखना। नंबर 1, इसमें क्या पढ़ाई जाती है, ग्रामर पढ़ाई जाती है, रूल्स ऑफ ग्रामर। और ग्रामर जहाँ पे पढ़ाई जाती है तो वो अच्छी बात होती है, बिकॉज ग्रामर इज़ ए सोल ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि ग्रामर जो है उसको हम क्या मानते हैं, भाषा की आत्मा। क्योंकि भाषा में शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, यानी भाषा में जो भी हम शुद्धता सीखते हैं वो अक्सर किससे सीखते हैं, ग्रामर से सीखते हैं। इसी वजह से ग्रामर को हम बोलते हैं भाषा की आत्मा। ठीक है, सोल ऑफ लैंग्वेज, सोल ऑफ लैंग्वेज ग्रामर होती है। तो एक तो ग्रामर पढ़ाई जाती है, तो बहुत अच्छी बात है इसका। दार्शनिक आधार में एक तो क्या गई कि इन दिस मेथड ग्रामर इज टॉट एंड ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर भाषा क्या होती है, आत्मा होती है। दूसरी बात इसमें क्या है, ट्रांसलेशन के ऊपर जोर दिया जाता है। इट लेज या इट पुट्स मच एम्फेसाइज ऑन ट्रांसलेशन, इसमें सर्वाधिक जोर जो दिया जाता है वो किसके ऊपर दिया जाता है, ट्रांसलेशन के ऊपर दिया जाता है। और ट्रांसलेशन के बारे में एक बात की जाती है क्या, कि ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्नड थ्रू ट्रांसलेशन, एक विदेशी भाषा जो है उसको आसानी से सीखा जा सकता है। और किससे सीखा जा सकता है, ट्रांसलेशन से सीखा जा सकता है। यानी ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्नड थ्रू ट्रांसलेशन, मतलब एक विदेशी भाषा को आसानी से सीखा जा सकता है। और किससे सीखा जा सकता है, ट्रांसलेशन से सीखा जा सकता है। राइट जी, तो लिखो इसमें मेंशन कीजिए, जनरल इंट्रोडक्शन में मेंशन करो, लिखना शुरू कीजिए। दिस मेथड came in India, this method came in India with Britishers, came in India with Britishers। ये जो मेथड है भारत में आई थी और किन के साथ आई थी, अंग्रेजों के साथ आई थी, विद ब्रिटिशर्स। ठीक है, इसी में आगे लिखो, इट हैज़ नो, इसी में आगे लिखो, इट हैज़ नो साइकोलॉजिकल बेस,
इट हैज़ नो साइकोलॉजिकल बेस, इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है। इट हैज़ नो साइकोलॉजिकल बेस, इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है। ठीक है जी। बट इट हैज़ टू फिलोसफिकल बेसिज, इट हैज़ टू फिलोसफिकल बेसिज, लेकिन इसके दो दार्शनिक आधार जरूर हैं। ठीक है, तो इसी में आगे लिखना है इट हैज़ नो साइकोलॉजिकल बेस। ठीक है, बट इट हैज़ टू फिलोसफिकल बेसिज। और फिलोसफिकल बेसिस हैं वो कौन कौन से हैं देखना। नंबर 1, इन दिस मेथड ग्रामर इज टॉट एंड ग्रामर इज द soul of language। और ग्रामर जो है वो भाषा क्या होती है, आत्मा होती है। एंड ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर जो है भाषा क्या होती है, आत्मा होती है। इन दिस मेथड ग्रामर इज टॉट एंड ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, इस मेथड में ग्रामर जो है वो पढ़ाई जाती है और ग्रामर को हम क्या मानते हैं, भाषा की आत्मा मानते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात देखना, इसमें क्या है, ट्रांसलेशन के ऊपर जोर दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट मेंशन करना, फिर इसका सेकंड पॉइंट है मैं लिखवाता हूँ। ट्रांसलेशन के ऊपर जोर दिया जाता है और ट्रांसलेशन के माध्यम से, ट्रांसलेशन किसमें, मदर टंग में। ठीक है, उससे अक्सर विदेशी भाषा क्या हो जाती है, सीखने में आसान हो जाती है। तो क्या करोगे, सेकंड जो पॉइंट है इसका कौन सा, फिलोसफिकल बेसिज। फिलोसफिकल बेसिस 2 बताए थे मैंने आपको। ठीक है, तो सेकंड क्या है, ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्न्ड थ्रू ट्रांसलेशन into mother tongue। ट्रांसलेशन इनटू मदर टंग मतलब एक विदेशी भाषा है उसको आसानी से सीखा जा सकता है। कब सीखा जा सकता है, जब उसको मातृभाषा में ट्रांसलेट करके सीखें तो बड़ी आसानी हो जाती है, बड़ी आसान तरीके से उसको आप सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों जी। तो नॉर्मल बातें जो है आपने देखी, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है। ठीक है, अब आगे अपन इसके प्रिंसिपल्स देखेंगे। ठीक है, यानी इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं या फिर सिद्धांत कौन कौन सिद्धांतों पे ये काम करती है, ये बात देखनी है। साथ में अपन को देखना है कि इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अवगुण हैं। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है इसका स्वरूप देखने को मिला था 16वीं शताब्दी में। और भारत में जब आई थी, कौन सी शताब्दी में आई थी, 16वीं शताब्दी में आई थी। और किन के साथ आई थी, अंग्रेजों के साथ आई थी। इसके अदर नेम्स का अपन जिक्र करें तो अदर नेम्स के रूप में अपन क्या क्या बोल सकते हैं, इसी को अपन बोल सकते हैं अननेचुरल मेथड, इसी को अपन बोल सकते हैं अनसाइकोलॉजिकल मेथड, इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जा सकता है, ओल्डेस्ट मेथड भी कहा जा सकता है, और पर्शियन मेथड तथा क्लासिकल मेथड भी कह सकते हैं। पर्शियन मेथड अथवा क्लासिकल मेथड भी बोल सकते हैं। जिसके लीडिंग एक्सपोनेंट्स में कौन कौन व्यक्ति थे, जॉन सीडन स्टिकर, दूसरा कौन सा है, जॉन सीडन स्टिकर आ गया, HS ओलेन, तीसरा है जॉन मेडियनगर, और एक व्यक्ति कार्ल प्लॉट। ठीक है, ये अक्सर क्या है, इसके मुख्य प्रतिपादक हैं। दोस्तों ये मेथड जो है ये भारत में अंग्रेजों के साथ आती है, लेकिन इसका कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं होता। मनोविज्ञान आज भी इसके अंतर्गत जो अपन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसको डेवलप करते हैं उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता। यानी इट हैज़ नो साइकोलॉजिकल बेस, इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है। बट इट हैज़ टू फिलोसफिकल बेसिज, लेकिन 2 इसके दार्शनिक आधार माने जाते हैं। पहला नंबर 1 इसमें क्या पढ़ाई जाती है, ग्रामर पढ़ाई जाती है।
बताया था ना पहला पॉइंट ग्रामर। और ग्रामर के बारे में हम एक बात बोलते हैं कि ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। भाषा की आत्मा जो होती है वो क्या होती है? ग्रामर होती है। क्योंकि भाषा में जो भी अपन शुद्धता सीखते हैं वो किससे सीखते हैं? ग्रामर से सीखते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है, आप प्रिंसिपल में देखें तो प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग तो उसमें देखा था कि नहीं देखा था? रॉबर्ट पॉल ने बात की थी मदर टंग के बारे में कि व्हेन वी लर्न स्पीच, जब हम बोलना सीखते हैं, व्हेन वी लर्न सेकेंड लैंग्वेज, जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं, वी टेंड टू फिल्टर द यूनिवर्स, वी टेंड टू फिल्टर द यूनिवर्स द लैंग्वेज ऑलरेडी वी नो, लैंग्वेज ऑलरेडी वी नो, मतलब हम आश्रित उस भाषा पर रहते हैं जिस भाषा को हम पहले से जानते हैं। ठीक है। तो इसमें ट्रांसलेशन के ऊपर जोर दिया जाता है। ट्रांसलेशन किस में? मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में। तो मातृभाषा में ट्रांसलेशन के माध्यम से अक्सर विदेशी भाषा को अपन सीख सकते हैं। कैसे? सुनो, जैसे अपने शुरुआत में अपने सीखा कै, तो कै को अपन ने किसने लिखा? के, मतलब इंग्लिश में लिखा। कह गड़े हैं, बार खड़ी हैं, उनको अंग्रेजी अपने सीखा तो ऐसे तो सीखा है ना, कह गड़ा बार खड़ी हैं, उनको अपन ने क्या किया? अपनी मदर टंग उसमें सीखा, उसी तरह उनको जोड़ना सीखा, उसी के माध्यम से उसको बोलना सीखा। ठीक है। उन्हीं को आधार मानते हुए एक नया बच्चा होता है उसको डायरेक्ट अपन बोल दें, क्या बोल दें? पोमीग्रेनेट। ही डज नॉट नो अबाउट पोमीग्रेनेट, ही नोज अनार। अनार क्या होता है? अनार को वो जानता है। अब कहें कि पोमीग्रेनेट क्या होता है? अनार होता है। तो इसका मतलब मदर टंग के साथ कंपेयर करते बच्चे का वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया? क्लियर हो गया कि पोमीग्रेनेट जो होता है वो क्या होता है? अनार होता है। ठीक है जी। तो मातृभाषा के साथ जोड़ते हुए या मातृभाषा जो है उसमें किसी शब्द को ट्रांसलेट करते हुए भाषा में काफ़ी आसानी हो जाती है, काफ़ी सहूलियत हो जाती है। तो यहाँ तक इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन था मेथड का, साथ में ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया है। आगे अपन चर्चा करेंगे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से मेरिट्स हैं और कौन कौन से डीमेरिट्स हैं। ओके दोस्तों, जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट लाइव सेशन में करते हैं जी।